सबसे पहले क्या समझना हमने, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझना है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर से बता रहा हूं क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है। तो अगर प्रोटीन्स है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बन रही होंगी। क्या हो रही होंगी? कहीं ना कहीं ये बन रही होंगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाली प्रोटीन्स हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो हमारे पास बनती है। हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है जिगर। जिसका नाम क्या है? जिगर, लिवर। कौन से वाला? जो हमारा आर्गन वाले जिगर है, हमारा दोस्त नहीं, जो हमारे आर्गन वाला जिगर है। बड़ा अजीब सा जिगर बना लिया। लेकिन ये जो जिगर है, ये जो लिवर है, लिवर के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। इसमें कुछ हिपैटिक सेल्स होते हैं, जिगर के सेल्स होते हैं। और ये सेल्स कॉन्स्टेंटली क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? ये सेल्स कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बना के भेज रहे होते हैं। कहां भेज रहे होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में। ये कोई ब्लड है, ठीक है, ब्लड खून की एक नाली है, और इस खून की नाली में कॉन्स्टेंटली हमारा लिवर जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बना के भेज रहा होता है। क्या कर रहा होता है? अब तो आप पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है, ये जितनी प्रोटीन्स आगे हम समझेंगे, ये बन कहाँ रही है? ये बन रही है हमारे पास जिगर के अंदर। ठीक है, ये बात ठीक है कि ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारे पास जिगर बनाता है, लिवर बनाता है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स हमारे पास मैक्रोफेजेस भी बनाते हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इवन हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, ये जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये जो मुंह से लेकर एनस तक जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें इसके गिर्द म्यूकोजल सिस्टम होता है। तो वहां पर भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, खासतौर पर C1 जो प्रोटीन है उसको बनाते हैं हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा बनाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल चीजें जो है वो जहन में होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, उनको कौन बनाता है? उनको लिवर बनाता है, और लिवर उसको कॉन्स्टेंटली बनाकर बेचता चला जाता है ब्लड में। तो ये हमारे पास बिल्फर्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, और ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। बन कहां पे रही है? लिवर में। और लिवर के बाद ये कहां आ जाती हैं? ये आ जाती हैं हमारे ब्लड में। और ब्लड के किस पोर्शन में होती है? ब्लड में एक सेलुलर पोर्शन होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। और एक हमारे पास दूसरा पोर्शन होता है जिसमें ज्यादातर हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी और फ्लूइड्स, इस तरह की सारी चीजें होती है जिनको प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ये प्लाज्मा में पड़े होते हैं। कहां पड़े होते हैं? प्लाज्मा में पड़े होते हैं। तो ये बात भी जहन में होनी चाहिए। और इन्फेक्शन हो या ना हो, हमारे ब्लड में हर वक्त प्लाज्मा प्रोटीन्स या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो मतलब हमारे पास मौजूद रहता है। हमारे जिगर उसको कॉन्स्टेंटली बना के भेज रहा होता है। कहां पर भेज रहा होता है? उसको भेज रहा होता है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में। कहां भेज रहा होगा? ब्लड सर्कुलेशन में। ये तो हो गई कि हमारे पास मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बन कहां रही है, और उसके बाद ब्लड में कैसे, वो चीजें भी देख ली। इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के मैं मुख्तलिफ नाम मैं नहीं रखूंगा, साइंटिस्ट ने रखे हुए हैं कि जिस जिस आर्डर में ये डिस्कवर हुए हैं उसी आर्डर में इसके नाम रखे गए हैं। तो उनमें से मैं कुछ नाम यहां पे रखूंगा कि एक हमारे पास बिल्फर C1 है। एक क्या है? C1 मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 1। सबसे पहले ये हमारे पास डिस्कवर हुआ था C1, तो उसको C1 कह दिया। फिर है हमारे पास C2 मतलब दूसरे नंबर पे, फिर C3, फिर C4, फिर C5, फिर C6, फिर C7, फिर C8, फिर C9। मैं इतने कुछ प्रोटीन्स कंसीडर कर रहा हूं कि हमारे ब्लड में ये सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जिनके नाम क्या क्या हैं? C1, C2, C3, C4। और ये किस बेस पे है कि जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में ये डिस्कवर हुए हैं, उसी सीक्वेंस से इनका नाम रखा गया। मतलब सबसे पहले ये वाला प्रोटीन डिस्कवर हुआ C1, तो उसका C1, फिर उसके बाद C2 डिस्कवर हुआ, C3 डिस्कवर हुआ। तो ये डिस्कवरी वाला सीक्वेंस है। आगे प्रोसेस में ये सीक्वेंस थोड़ा उल्टा चलेगा, तो उसको वहीं पे हम सीखेंगे। तो ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि हमारे ब्लड में पड़ी हुई हैं, हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। लिवर और मैक्रोफेजेस या फिर हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो उसको बना के ब्लड में भेज रहे हैं। अब बिल्फर्स हो जाती है, एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक इंजरी हो जाती है, हमारे बॉडी में कहीं पर इंजरी हो जाती है। वही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दोबारा से कंसीडर कर रहे हैं। तो इंजरी होने के बाद क्या होता है कि बिल्फर्स, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल एरिया है, ये वाला, यहाँ पे हमारे सेल्स पड़े हुए हैं इस सारे एरिया में। मैं बना नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे और बहुत सारी चीजें समझनी है।
तो इसलिए कंसीडर करो कि ये ब्लड है और ये हमारे पास इंटरस्टिशियल एरिया है जहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है या जहां पे इंजरी हो गई है या जहां पे बैक्टीरिया घुस आए हैं। क्या हुए हैं? बैक्टीरिया घुस आए। तो बिलफर्ज यहां पे कुछ बैक्टीरिया घुस आए थे, मैं उस बैक्टीरिया को कंसीडर कर लेता हूं। ये एक बैक्टीरिया है जो कि घुसा हुआ है यहां पे, ये एक बैक्टीरिया आया हुआ है हमारे ब्लड के अंदर ड्यू टू इंजरी या ड्यू टू इन्फेक्शन या जिस वजह से भी, लेकिन हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आ चुका है। तो जब बैक्टीरिया आता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के बदले में सबसे पहले जो मास्ट सेल्स होते हैं वो एक केमिकल हार्मोन, एक अलार्मिंग सिग्नल रिलीज करते हैं जिसको हम हिस्टामिन बोलते हैं। और हिस्टामिन के नतीजे में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो खून की नालियां हैं, इनकी दीवारें, इनकी एपिथेलियल सेल्स में वेजोडाइलेशन हो जाती है। मतलब इनके दरमियान जो स्पेसेस है, ये एक सेल ये है और एक सेल ये है। जब इनमें वेजोडाइलेशन होती है तो ये जो सेल्स के दरमियान स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मतलब ऐसे इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, वेजोडाइलेशन प्रोसेस हो जाता है। ये जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं, तो इनकी वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा कि यहां पर जो ब्लड के अंदर काफी सारे न्यूट्रोफिल्स भी फिर रहे थे, मैक्रोफेजेस भी फिर रहे थे, इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन्स भी फिर रहे हैं। तो वो सब कुछ जो है वो आहिस्ता से यहाँ पे इंटर कर जाएगा। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगे और साथ ही साथ में हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये भी इंटरस्टिशियल एरिया में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बिलफर्ज ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये आ गए हैं। तो अब इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को तुम लोगों ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद बिलफर्ज हम क्लासिकल पाथवे से शुरू करते हैं। अभी हम समझ लेंगे क्लासिकल पाथवे क्या है कि हफ्ता 10 दिन बाद उस इंफेक्शन के खिलाफ, उस प्रॉपर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हमारे पास बन गई हैं। बी सेल्स जो थे उन्होंने एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली है। तो ये इसके ऊपर कोई एंटीजन था, क्या था हमारे पास? एक एंटीजन था। और इस एंटीजन के ऊपर हमारे बॉडी के बी सेल्स ने क्या बना लिए? हमारे बॉडी के बी सेल्स ने एंटीबॉडीज बना ली हैं। ऐसे हमारे पास क्या होती हैं? एंटीबॉडीज, जिसमें दो लाइट चेन होती हैं, दो हेवी चेन्स होती हैं और आपस में वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से जुड़ी हुई होती हैं। जिसका ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, ऊपर वाला पोर्शन, इसको एफसी पोर्शन बोलते हैं और जो नीचे है ये उसके आर्म्स हैं, इसको एफएबी पोर्शन बोलते हैं। एफएबी मतलब फ्रैगमेंट दैट एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। तो ये वाली जगह और ये वाली जगह इस एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो मैं इस एंटीबॉडी को आके जुड़ रहा हूं। ये हमने बेसिकली ये समझना है कि जो एंटीबॉडी है वो कैसे हेल्प आउट करती है किसी बैक्टीरिया को मारने में, क्योंकि खुद तो एंटीबॉडी नहीं मारती, तो फिर कैसे हेल्प आउट करती है? ये एंटीजन था और ये उस पे एक एंटीबॉडी आई और उसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया। तो रिकॉग्निशन के बाद जब इस एंटीबॉडी को वो ये वाला एंटीजन मिलेगा तो इसकी रिकॉग्निशन के बाद जो एफसी फ्रैगमेंट है, इस एंटीबॉडी का जो एफसी रीजन है, क्रिस्टलाइजेबल रीजन जो होता है, क्रिस्टलाइजेबल रीजन, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट। मैं यहां पे इस एंटीबॉडी को थोड़ा सा बड़ा बना के शो करवा देता हूं कि ये हमारे पास यहाँ पे जब एंटीजन आ गया तो ये एक्टिवेट हो गई। इसकी एक्टिवेशन के बाद क्या है कि ये जो एंटीबॉडी है इस पे कोई जगह, एक जगह जो है वो शो होना शुरू हो जाती है, कुछ रिसेप्टर से बन जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? ये रिसेप्टर होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जितने भी प्रोटीन्स है ये अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फिर रहे हैं, लेकिन जब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, जो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन है, जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके बाद इस एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पे, एफसी फ्रैगमेंट पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। जब वो ओपन हो जाती है तो सबसे पहले जो C1 प्रोटीन है वो आके इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो बाइंडिंग साइट है यहां पे आके जुड़ जाएगा। सबसे पहले कौन से वाला आएगा? सबसे पहले C1 जो प्रोटीन है वो आएगा। तो बिलफर्ज यहां पे आके C1 प्रोटीन जुड़ गया। C1 प्रोटीन क्या हो गया? जुड़ गया।
C1 कंप्लीमेंट प्रोटीन है, सबसे पहला प्रोटीन आके इस कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट जो एंटीबॉडी के ऊपर है उसके साथ आके जुड़ गया। जब ये वाला हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है, C1 हमारे पास एक्टिवेट हो गया, तो अब ये C1 एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन एक्टिवेशन शुरू कर देगा। इस C1 एक अगले को एक्टिवेट करेगा, वो अगले को एक्टिवेट करेगा, वो और अगले को एक्टिवेट करेगा, वो और अगले को एक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से अभी कई सारे प्रोटीन्स जो हैं, कई सारे कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होने वाले हैं। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस तसल्ली से जो है इजी होकर इसको समझो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर कर दूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं, तो खास तौर पर C2 से लेकर C5 तक, ठीक है, ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये जब इनएक्टिव होती हैं, क्या होती हैं, जब इनएक्टिव होती हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इन प्रोटीन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं बी पार्ट, एक को बोलते हैं ए पार्ट। जब हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब जब वो किसी और चीज से जुड़ी हुई नहीं होती, जब वो प्रो एंजाइम फॉर्म में होती हैं, तो क्या है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास बी पार्ट होता है, बी मतलब बाइंडिंग पार्ट, तो वो वाला पार्ट जो है वो बाइंड करेगा इस एक्टिवेटेड प्रोटीन के साथ, और एक पार्ट हमारे पास ए पार्ट होता है, जिसका मतलब होता है अवे, मतलब वो बाइंडिंग के दौरान वो वाला पार्ट उससे अवे हो जाएगा। जब ये वाली टोपी उतरेगी इस एंजाइम की, तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसके साथ ये टोपी लगी हुई है, ये जो ए लगा हुआ है, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमारे पास कोई भी बिल फर्ज मैं कहता हूं कि ये सी वाला है, C2 है, बिल फर्ज कहता हूं, क्या कहता हूं, C2 है, तो इस C2 जब ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गए, तो इसके दो पार्ट्स आपस में जुड़े होंगे। कौन कौन से वाले? एक बाइंडिंग, अभी बता रहा हूं, आगे इसको ऐसे ही समझना, बी पार्ट बाइंडिंग पार्ट और ए वाला अवे पार्ट। मतलब जो ए पार्ट है वो अवे जाएगा, वो रिलीज होगा, जबकि बाइंडिंग पार्ट जो बी पार्ट है वो इसके साथ आके जुड़ेगा, इसके साथ क्या होगा, आके जुड़ेगा। तो ये जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, C2B, और जो अवे जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2A। इसी तरह अगर मैं C3 की बात करूं तो ये C3B होगा और ये C3A होगा। आगे समझ, क्या इनएक्टिव फॉर्म में हमारा जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, जो उसके कंप्लीमेंट प्रोटीन है, जब वो इनएक्टिव होती हैं तो उसके दो पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं। कौन कौन से? बी पार्ट और ए पार्ट। जब वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव वो तब होते हैं जब उनका ए पार्ट रिलीज हो जाए। तो जब एक्टिवेशन होती है तो बी पार्ट बाइंड कर जाता है पिछले वाले के साथ और ए पार्ट अवे चला जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब वापस आते हैं अपने वाले कॉन्सेप्ट पे, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमने C1 को जो है एक्टिवेट कर दिया था। ये C1 एंटीबॉडी की वजह से एक्टिवेट हुआ। जब एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी तो इसका FC पोर्शन पे जो कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाएगी और वहां पे C1 प्रोटीन आके बाइंड करेगा। और याद रखना C1 का कोई ए पार्ट नहीं है जो कि अवे जाएगा, C1 ही है। इसकी एक्टिवेशन के बाद ये एक और हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और जरा सोचो कि वो कौन से वाला प्रोटीन होगा, वो कौन से वाला प्रोटीन होगा? C2 होगा? नहीं, C2 नहीं है, ये एक और को हमारे पास एक्टिवेट करेगा और वो है हमारे पास C4। कौन सा वाला? C4। अब ये आएगा इसी सीक्वेंस में, मतलब इस प्रोटीन के बाद ये वाला प्रोटीन आएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोटीन चौथे नंबर पर डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको C4 ही रहने दो। हालांकि सीक्वेंस इसकी यही रहनी है, C1 के बाद C4 आएगा, लेकिन वो बाद में डिस्कवर हुआ था, C2 और C3 पहले डिस्कवर हो गया था, इसलिए C4 को C4। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। C1 एक्टिवेट हुआ तो उसने C4 को अपने साथ बाइंड कर लिया। तो अब जरा बताओ कि C4 का कौन सा वाला पार्ट जो है वो इसके साथ C1 के साथ बाइंड करेगा? बी पार्ट। कौन सा वाला? बी पार्ट। और अवे कौन सा जाएगा? C4A। C4A अवे चला गया और C4B जो है उसने बाइंड कर लिया C1 के साथ। फिर C4B के बाइंडिंग के बाद ये C4B, क्योंकि अब ये भी एक्टिवेट हो गया, तो ये एक और कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। बिलफर्ज ये वाला कंप्लीमेंट प्रोटीन आके एक्टिवेट हो गया, एक ये था और एक हमारे पास ये दूसरा कंप्लीमेंट आके एक्टिवेट हो गया। और ये वाला अब जो है ना सीक्वेंस वही रखो, C4 एक्टिवेट करेगा C2 को। किसको एक्टिवेट करेगा? C2 को एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेशन के बाद क्या है कि C2B पार्ट जो है वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा और C2A पार्ट जो है वो अवे चला जाएगा।
क्या हो जाएगा, वो अवे चला जाएगा। अब देखो कितनी सारी चीजें एक्टिवेट हो रही हैं। सबसे पहले C1 एक्टिवेट हुआ, उसने C4B को एक्टिवेट किया, उसने C2B को एक्टिवेट कर दिया। जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे, जब ये दोनों मतलब C4B और C2B एक्टिवेट होंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाले हैं। ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों मिलके, ये वाले दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कौन से वाला, मैं नाम यहां पे लिख देता हूं, C4B C2B। ये दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इसका नाम है, ये जो C4B C2B है, इसका एक नाम है C3 कन्वर्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कंप्लीमेंट प्रोटीन है C3। ये C3 को एक्टिवेट करेंगे दोनों मिलकर, मतलब C4B और C2B मिलकर C3 कन्वर्टेज के तौर पर काम करेंगे। और यहां पे C3 जो हमारे पास C3 हमारे पास क्या है, जो C3 कंप्लीमेंट प्रोटीन है उसको एक्टिवेट कर देंगे। कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, C3B एक्टिवेट होगा और C3A जो है वो अवे चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अवे चला जाएगा। तो एक C1 ने C4 को किया, C4 ने C2 को किया, फिर C2 और C4B ने मिलकर C3B को एक्टिवेट कर दिया। फिर ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस, ये तीनों कंप्लीमेंट प्रोटीन जो हैं, अब ये एक और को एक्टिवेट करेंगे। यहां पे कौन कौन से, C4B C2B C3B, ये तीनों मिलकर एक और हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। और जरा बताओ कि अब सीक्वेंस वही रखना, पहले C1 यूज हुआ, C2 यूज हुआ, C3 यूज हुआ, C4 भी यूज हुआ, तो अगला कौन सा आना चाहिए, C5। तो ये तीनों मिलकर एक कन्वर्टेज बनाएंगे, C5 कन्वर्टेज। क्या बनाएंगे, C5 कन्वर्टेज बनाएंगे। और ये C3B काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये सीक्वेंस देखो, C4B C2B और C3B ने मिलकर एक कन्वर्टेज एंजाइम बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा C5 को एक्टिवेट करना। तो यहां पे हम C5 जो है उस कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, C5B। कौन से वाला, C5B, क्योंकि उसका A पार्ट अब रिलीज हो गया, C5A जो है वो हमारे पास रिलीज हो चुका है। तो ये सारे इवेंट्स जब हो जाते हैं कि सबसे पहले एंटीबॉडी आई, उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, एंटीजन की रिकॉग्निशन के बाद एंटीबॉडी का FC पोर्शन था, उस पे कंप्लीमेंट बाइंडिंग साइट्स खुल गए। उनके खुलने की वजह से सबसे पहले हमारे पास C1 प्रोटीन आया, वो उसके साथ अटैच हुआ। जब C1 एक्टिवेट हुआ तो उसने C4B को एक्टिवेट करवाया, C4B ने आगे C2B को एक्टिवेट करवाया, फिर इन दोनों ने मिलकर C4B और C2B ने मिलकर हमारे पास C3B को एक्टिवेट करवाया, जिसको हम C3 कन्वर्टेज भी बोलेंगे। फिर इन तीनों ने मिलकर एज अ C5 कन्वर्टेज एक्टिवेट किया C5B को। किसको एक्टिवेट किया, C5B को। आगे जो हमारे पास C5B है वो दो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। यहां पे मैं बना देता हूं उनको, कितनों को, दो को। यहां से एक साइड खुल जाएगी और ये दो हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है, उनको एक्टिवेट करेगा, एक C6 और एक हमारे पास C7। ठीक है, A B को उसको छोड़ दो, इसका A B नहीं होगा, C6 और C7। फिर आगे C7 जो है वो एक्टिवेट करेगा C8 को, और C8 आगे से एक्टिवेट करेगा C9 को। किसको एक्टिवेट करेगा, C9 को। तो ये देखो सिंपल जो काम हुआ, C1 एक्टिवेट हुआ ड्यू टू एंटीबॉडी, उसने आगे एक्टिवेट किया C4B को, उसने आगे एक्टिवेट कर दिया C2B को, फिर C4B और C2B दोनों ने मिलकर एज ए C3 कन्वर्टेज C3B को एक्टिवेट कर दिया। C3B ने आगे एक्टिवेट किया C5B को, C5B ने दो एक्टिवेट किया C6 और C7 को, फिर C7 ने आगे C8 को और C8 ने आगे C9 को एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। यहां पे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज है, वो इस C5 को मिला के, मतलब C3 के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको मैं अलग से यहां पे लिख देता हूं। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका मैं नाम जब बताऊंगा तुम लोगों को पता लग जाएगा। कौन सा वाला, C5B, C6, C7, C8, C9।
ये जो हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है, ये मिलकर एक किस्म का एक हथियार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हथियार बनाएंगे और उसको बोलेंगे हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जो कंप्लीमेंट सिस्टम जिसकी वजह से मशहूर है वो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MAC बोलेंगे। तो वो क्या करेंगे? ये C5B, C6, C7, C8, C9 ये करेंगे क्या? इसको यहां पे देखो जरा, ये हमारे पास C5 था, C5B, ये हमारे पास हो गया C5B। इसने आगे दो एक्टिवेट किए, मतलब इसकी कंफर्मेशन सर्कुलर सी हो जाएगी, एक C6 और एक C7। ठीक है, और C7 आगे एक्टिवेट करेगा हमारे पास C8 को, और C8 आगे एक्टिवेट करेगा C9 को। तो इस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी, इनमें कंफर्मेशनल चेंजेस हो जाती है और ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं। अब है ये क्या? खुद ये प्रोटीन है, पेप्टाइड्स हैं, तो इनकी कुछ पेप्टाइड्स जो है वो नीचे लटक आएंगी, ऐसे कुछ ऐसे नीचे लटक आएंगी सबकी, इसकी दूसरी तरफ से लटक आएंगी और ये हमारे पास एक कील की शक्ल बना लेगा, एक मेख की शक्ल बना लेगा। इसको अगर हम इस तरीके से भी बनाएं तो भी इजीली समझ आ जाता है कि ये हमारे पास उसका ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला उसका नीचे वाला पार्ट है। तो ये C5B, फिर ये C6, ये C7, ये C8 और ये वाला C9, और ये सारे मिलके एक कील की शक्ल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कील की शक्ल बना लेंगे। इस तरह की एक शक्ल बनाएंगे, जिस तरह मेख है ना, मेख दीवारों में ठोकते हैं, इसी तरह इसकी भी शक्ल बन जाएगी। और ये जो शक्ल है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये अटैक करेगा हमारे बैक्टीरिया पर। हमारे अंदर जो बैक्टीरिया आया है उसके मेम्ब्रेन पे जाकर ये कॉम्प्लेक्स अटैक करने वाला है। एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस पे अटैक करेगा, दूसरा बनेगा वो इस पे अटैक करेगा। अटैक का मतलब क्या है कि ये जो किलो जैसा स्ट्रक्चर बनाया है किसने? C5B, C6, C7, C8, C9 ने, ये ड्रिलिंग करेगा बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में, प्रॉपर्ली ड्रिलिंग करेगा। और इस ड्रिलिंग की वजह से क्या होगा कि हमारा ये जो बैक्टीरिया है बिलफर्ज, ये जो इतना परेशान बैक्टीरिया है, इस परेशान बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये जो C3B के बाद जो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ है, ये कील की तरह जो है इसमें ड्रिलिंग करेगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिलीज होंगे और वो इसमें ड्रिलिंग करते जाएंगे। और ड्रिलिंग से क्या होगा कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसमें जगह जगह पे सुराख हो जाएंगे, तो हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो पानी जो है वो इसमें भर जाएगा और बस बैक्टीरिया जो है वो बस्ट आउट कर जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने उसको किल किया। इस एंटीबॉडी ने आके बैक्टीरिया को किल नहीं किया, बल्कि एंटीबॉडी ने एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया और उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कई प्रोटीन से जो कि 1 बाय 1 एक्टिवेट हो गई, और उसमें से जो आखिरी प्रोटीन से वो अलग हुई, उन्होंने हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया और इस मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स ने अटैक किया हमारे बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पर। किसके मेम्ब्रेन पर? बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पर, और उसमें सुराख किया और उसको पानी से बस्ट आउट कर दिया। उसको क्या कर दिया? पानी से बस्ट आउट कर दिया। और ये वाला जो सिस्टम है ये खास तौर पर एक्ट करेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। किस पर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया, उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है, और इसके दरमियान इतनी जगह नहीं होती। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया होता है और इसके गिर्द बहुत सारी सिस्ट फॉर्मेशन हुई होती है यहां पे, तो वहां पे फिर हमारी जो कील है ये पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव पे पहुंचना इजी हो जाता है। ठीक है, और इन ग्राम ने, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव को ज्यादा अच्छे तरीके से मारता है, तो ऐसे लोग जिनमें ये वाला कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, इन जीन्स में कोई मसला आ गया होता है, तो उनमें ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स सही से नहीं बनता, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सही से मरते नहीं है, तो उन लोगों में फिर ग्राम नेगेटिव की वजह से बड़ी सीवियर इंफेक्शन होते हैं। खासतौर पर जो निजेरिया है हमारे पास, गुनोरिया, गुनोकॉक्साई और मेलेंगोकॉक्साई जो है, तो वो हमारे पास बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें ये चीजें क्या हुई होती हैं, जिनमें ये चीजें थोड़ी सी म्यूटेटेड होती हैं जीन्स, या जिसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो उनमें फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बड़ा सीवियर इन्फेक्शन शो करते हैं। तो इसलिए बताना था कि ग्राम नेगेटिव पे सही तरीके से एक्ट करता है। तो हमने बात क्या की
हमने बात शुरू की थी कि बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी। एंटीबॉडीज जब उसने बैक्टीरिया के एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो इस एंटीबॉडीज के एफसी पोर्शन पे कंप्लीमेंट के लिए साइट्स खुल गए। कंप्लीमेंट के लिए साइट्स खुलने के बाद C1 एक्टिवेट हुआ, उसने C4b को एक्टिवेट किया, उसने C2b को एक्टिवेट किया। C4b C2b दोनों मिलकर C3 कन्वर्टेज के तौर पर उन्होंने C3b को एक्टिवेट किया। फिर ये तीनों मिलकर C4b C2b C3b इन तीनों ने मिलकर C5b को एक्टिवेट किया और इसकी एक्टिवेशन के बाद C6 C7 C8 C9 एक्टिवेट हुए। कैस्केड ऑफ द कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुआ जिसमें C5 C6 C7 C8 C9 ने मिलकर हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया और उस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने मेम्ब्रेन किसके मेम्ब्रेन पर, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पर अटैक किया और उसको मार दिया। उसको क्या कर दिया, मार दिया। ये जो एक तरीके से, ये तो हमने अभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक तरीके से एक्टिवेट किया और इसका नाम है, और ये भी आप बात याद रखना, ये जो एंटीबॉडीज है ये खास तौर पर मतलब हर एंटीबॉडी ये वाला रास्ता नहीं ओपन करेगी, ये वाला कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं एक्टिवेट करेंगी। एक हमारे पास IgG क्लास और एक IgM क्लास, ये जो दो क्लास के एंटीबॉडीज हैं वो हमारे पास इस तरह के पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं। ये पाथवे जो है C1 C4b C2b C3b C5b C6 C7 C8 C9 इसको बोला जाता है क्लासिकल पाथवे। इसको क्या बोला जाता है, क्लासिकल पाथवे। खासतौर पर IgG और IgM जो है, GM हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं वो क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं। वो किसको एक्टिवेट कर सकती हैं, क्लासिकल पाथवे को। उसके बाद जहन में तो यही आ रहा होगा कि भाई एंटीबॉडीज को बनने में जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर होता है तो एंटीज तो हफ्ते से लेकर 7 से लेकर 10 12 14 15 दिन बाद एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। तो क्या 15 दिन तक या 10 दिन तक या 12 दिन तक हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को मार नहीं रही होती? तो सवाल तो ये उठता है और इसका जवाब भी है कि हाँ, उस वक्त भी कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है। तो वो कैसे एक्टिवेट होता है, वो इस तरीके से तो एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से जो एक्टिवेशन है, ये जो स्टेप्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन है, उसके लिए जरूरी है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के बनने में तो काफी टाइम लगता है। तो उसके लिए भी रास्ता है और उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे।